जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं 6 जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2019 के अगले पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज हम बात करेंगे पेपर 3। बता दें कि 2019 में पूछा गया मेंस पेपर जो है वो पेपर 3, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होता है। मुख्य रूप से हम देखेंगे इस पेपर में जो है वो पूछा जाता है वो है सामाजिक विज्ञान, जो कि कह सकते हैं कि इतिहास और भूगोल, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों का कॉमन पेपर होता है। यानी कह सकते हैं 200 अंकों का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से 100 अंकों का क्वेश्चन जो होता है वो हिस्ट्री का होता है और 100 अंकों का जो होता है वो ज्योग्राफी का होता है। टोटल इसके लिए जो समय दिया जाता है वो आपको 3 घंटे का समय होता है। आपके पास 3 घंटे का समय होता है टोटल एग्जामिनेशन के लिए। और याद रखेंगे ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 3 में कौन सा होता है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके पहले हमने देखा था पेपर 2, जो कि पेपर 2 हमने देखा था कि लैंग्वेज पेपर में हमने इससे पहले जो वो हिंदी, उसके बाद फिर हमने देखा नागपुरी, उसके बाद खोरठा। 3 से 4 लैंग्वेज के बारे में हम इसके पहले डिटेल से देख चुके हैं। अगर आप कोई लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम उस चीज़ को बताए हुए हैं। साथ ही साथ पेपर 1 में हम जानते हैं कि पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी 100 अंकों का होता है पेपर 1, जो कि पेपर 1 में 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का अंग्रेजी। यानी कह सकते हैं कि वो पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग आपका होता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो कि कह सकते हैं कि आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये आपको अंक जो कह सकते हैं कि ये मेंस या तो मेरिट में आपका जो अंक है वो जोड़ा नहीं जाता है। तो याद रखिएगा पेपर 1 का जो अंक होता है यानी नंबर जो होता है वो जोड़ा नहीं जाता है आपके मेंस, जो भी आपका कह सकते हैं कि फाइनल जो आपका मेरिट बनता है मेंस में, तो उसमें क्या है कि पेपर 1 का अंक नहीं जुड़ता है। पेपर 2 एक लैंग्वेज पेपर होता है जो कि 150 अंकों का होता है, और उसके अलावा 4 पेपर उसके बाद होता है, 4 पेपर गुना 200, यानी कह सकते हैं कि 800 अंकों का हो गया इधर। उसके बाद 150 जो है वो एक लैंग्वेज पेपर का है, हो गया कितना 950 इधर हो गया, और 100 अंकों का आपका इंटरव्यू होता है। तो 950 प्लस 100 यानी कह सकते हैं कि 1050, यानी 1050 नंबर का टोटल आपका मेंस और इंटरव्यू मिलाकर फाइनल जो बनता है आपका मेरिट जो बनता है, फाइनल मेरिट वो 1050 अंकों का बनता है। तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। आज हम पेपर देखेंगे कि पिछला बार जो पूछा गया 6th जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था मेंस एग्जामिनेशन में, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं सारे प्रश्नों को। सबसे पहले कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले खंड ए यानी खंड का जो है इसमें इतिहास के प्रश्न है, जो कि 100 अंकों का कुल हिस्ट्री का होता है। फिर दूसरा खंड बी में देखेंगे, उसमें ज्योग्राफी का सवाल होता है। वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे भी 100 अंकों का होता है, यानी 100 और 100 200 अंकों का टोटल ये पेपर होता है। इसमें से सबसे पहले अगर निर्देश देखा जाए तो इसमें बोला गया कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है, जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का, वो सारे कह सकते हैं कि ये सारे आपको आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते इसका आंसर तो आपका कह सकते हैं कि अंक जो है वो नेगेटिव जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप अगर नहीं बनाते हैं तो नहीं नंबर देगा, अगर नंबर बनाते हैं तो नंबर मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपको पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी बनाना ही बनाना है। उसके बाद परीक्षार्थी 4 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। उसके बाद कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में जो भी ऑब्जेक्टिव है अगर इसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद 4 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 का आंसर करना है। ये सारे जो दोनों क्वेश्चन जो वो 40-40 नंबर का होता है, यानी 40-40 अंकों का 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, यानी टोटल 80 हो गया। और 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, और हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 2 अंकों का होता है, यानी यहाँ से आपका 20 हो गया। यानी टोटल जो आपका हो गया ये कह सकते हैं कि 100 अंकों का आपका फाइनल हो गया, यानी हिस्ट्री 100 नंबर का। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी 10 ऑब्जेक्टिव होता है, 10 ऑब्जेक्टिव होता है 2-2 अंकों का, तो यहाँ पे 20। और फिर उसी तरह से 4 लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं कि उसमें से 2 आपको वहाँ से भी बनाना होता है। यानी कह सकते हैं कि 4 लॉन्ग आंसर में आपको 2 का आंसर लिखना है, और पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे का आंसर आपको करना है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री में देखते हैं कि किस टाइप से सवाल जो है वो पूछा गया है। इसमें सबसे पहले सवाल पूछा गया कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका अजातशत्रु, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था। यानी बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 2 प्राचीन अगर
सभ्यताओं में, या कह सकते हैं कि दो प्राचीन नगरों में अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि हमेशा आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा जो वो किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा हम जानते हैं कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। हम जानते हैं कि इसका जो सोमनाथ मंदिर का जो लूट था महमूद गजनी के समय, वो कह सकते हैं बहुत ही और कई बार वहाँ पे लूट उसका देखने को मिलता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि मंदिर की क्षति जो वो बहुत ज़्यादा ये सब ने कर दिया था। और इसका कारण था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धन प्राप्त करना चाहते थे। और स्वाभाविक बात है कि इतने लंबे टाइम पर अगर कह सकते हैं कि एक ही मंदिर पे अगर बार बार लूट किया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उस मंदिर में हम समझ सकते हैं कि कितना कह सकते हैं कि धन था, जो कि कई बार आक्रमणकारी जो है वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। उसमें से भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विशाल आक्रमण माना जाता है वो 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था, वो ज़्यादा इसमें प्रभावी माना जाता है। तो याद रखिएगा, 1025 ईस्वी का जो सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण माना जाता है या तो जो लूट होता है वहाँ पे, वो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भयानक होता है। और इसमें कह सकते हैं कि ज़्यादा धन जो वो लूट करके भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब मंदिर को लूट करके जब ले जाने के बाद मंदिर को वो तोड़ फोड़ देते हैं, तो फिर से सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था वो किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका सही आंसर होगा भीमदेव के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। ओटोमन युद्ध पद्धति, तो इसका सही आंसर होगा बाबर। इसका सही आंसर होगा बाबर, क्योंकि इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध देखने को मिला और अपने जीवन काल में जो भी युद्ध लड़े, ये कह सकते हैं कि लगातार ये जीतते ही रहे। इसका कारण क्या था कि इसके पास कई सारे कह सकते हैं कि जो भी हथियार था, या तो जो भी कह सकते हैं कि इनके पास सैनिक थे, वो बड़े अव्वल दर्जे के सैनिक थे, जिसके कारण से और कई सारे अलग अलग युद्ध नीति को ये अपनाए भी थे। कई बार कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध नीति इनके पास और ऐसे अस्त्र शस्त्र थे इनके पास, जो कि कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध इन्होंने अपने सैनिक और युद्ध नीति के पद्धति, या तो कह सकते हैं कि अलग अलग युद्ध पद्धति के दम पर ही अपने सारे युद्ध को बाबर ने जीता था। तो अगर पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, तो इसका सही आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम, क्योंकि हम जानते हैं कि हुमायूं नामा लिखा गया था वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, जो कि किसी ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे अबुल फजल है, बदायूं है और अहमद यादगार है, जो कि डी इनमें से लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हम जानते हैं कि हुमायूं नामा की रचनाकार कौन थे, तो वो थे गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। अगला सवाल है, छठा सवाल है कि किस वर्ष डच जो है वो भारत में आए। तो हम जानते हैं कि 1603 ईस्वी में डच जो है वो भारत आए थे। डच अगर पूछा जाए तो डच कब आए थे भारत, तो 1603 ईस्वी में डच आए थे। उसके बाद आपको क्या कि कई बार जो है वो यहाँ पे क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि पहले पुर्तगाली आए, पहले उसके बाद या तो फिर ब्रिटिश आए, या तो फिर डच आए, या तो फिर फ्रेंच आए, ये फ्रांसीसी आए। तो ये चारों का कह सकते हैं कि आपको क्रम भी याद होने चाहिए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। ये सभी का क्रम जो है वो आपको याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया। नहीं, कम से कम ऐसे तो और भी कई सारे हैं, स्वीडिश भी आता है, लेकिन कम से कम आपको ये चार जरूर याद होने चाहिए। पहला है कि आपका फ्रांसीसी, कह सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली याद रखिए, फिर ब्रिटिश याद रखिए, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी। ये चारों कह सकते हैं कि कम से कम ये चारों का क्रम आपको याद होने चाहिए। क्रम भी कैसे होना चाहिए, दो याद होना चाहिए। एक तो वो कब भारत आते हैं ये होना चाहिए, और दूसरा कि कब कब ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये दोनों क्रम आपको कम से कम याद होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखते हैं कि इसका अगला जो सवाल है वो बोला गया कि स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई। तो स्वराज पार्टी बोला जा रहा है कि स्वराज पार्टी जो बनाया गया था वो किस घटना के परिणाम स्वरूप जो है वो बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में जब शुरू होता है, उसके बाद 1922 में जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है।
उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड एक घटना ऐसा था जिसके कारण से महात्मा गांधी दुखी होकर के, कह सकते हैं कि गांधी दुखी होकर के उसके बाद जो वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हम जो भी कह सकते हैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं या तो जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो क्या है कि एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। वो अहिंसा के पुजारी भी ऐसे माने जाते हैं, इसीलिए बोला गया कि बिना कह सकते कि हिंसा के हम जो भी आंदोलन करेंगे वो बिना हिंसा के करेंगे, यानी उसमें हिंसक अवस्था या हिंसक स्थिति नहीं उसमें पैदा होना चाहिए। तो इसीलिए 1922 में ये वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके बाद 1923 में कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई? तो चौरा चौरी कांड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि बंगम मांझी नेता थे। तो बंगम मांझी आपको बताना है कि किस आंदोलन के नेता थे? हरि बाबा आंदोलन, सत्य धर्म आंदोलन, सफा होड़ आंदोलन या तो फिर सरदारी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सफा होड़ आंदोलन। सफा होड़ आंदोलन के ही नेता थे बंगम मांझी, याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा सफा होड़ आंदोलन। अगला सवाल है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जतरा भगत या जतरा उरांव। जतरा भगत या जतरा उरांव इन्हीं के द्वारा टाना भगत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और टाना भगत आंदोलन कह सकते हैं कि टाना भगत भी जो कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन था जो कि राष्ट्रीय लेवल पर ये अपने आंदोलन को लेकर गए थे, क्योंकि इनका जो संपर्क था वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी नेता थे उनसे अपना संपर्क था इनका। यही कारण है कि टाना भगत आंदोलन जो है वो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर माना जाता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे टाना भगत जो थे वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए कह सकते हैं कि एक जगह पे आपको एक उक्ति भी मिलता है कि गांधी जी ने कहा था कि ऐसे तो मेरे कई सारे चाहने वाले हैं, लेकिन टाना भगत जो है वो मेरे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। यानी अनुयायी तो मेरे बहुत हैं, लेकिन टाना भगत उनमें से जो है वो सर्वाधिक प्रिय हैं। और इनका कह सकते हैं कि वस्त्र जो भी था वो अपना अलग धारण करते थे, ये अलग अलग ढंग के वस्त्र भी धारण करते थे, इसलिए ये कह सकते हैं कि गांधी जी को अत्यंत प्रिय भी लगते थे। अगला सवाल कह सकते हैं कि अब जो आंसर आपको बोला जा रहा है वो आपका कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको किन्हीं 2 का कह सकते हैं कि आंसर आपको लिखना है। यानी 4 क्वेश्चन में से आपको 2 का आंसर आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन यहाँ पे सेक्शन वाइज बटा हुआ है। 4 सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सेक्शन में 10 ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे 4 में से 2 का आंसर करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है कि चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आपको यहाँ से जो मुख्य रूप से पूछा गया है वो चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली के बारे में और उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ये 40 अंकों का प्रश्न है, कह सकते हैं कि 40 नंबर का प्रश्न है और आपको इसका लॉन्ग आंसर पूरा लिखना है कि चोल शासक जो भी हुए उनकी स्थानीय प्रणाली कैसी थी और उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, साथ ही साथ उनकी जो उस समय की विधि व्यवस्था जो था वो कैसा था, वो सभी के बारे में आपको बताना है। पूरे डिटेल से आपको लिखना है। साथ ही साथ चोल शासक में अगर बात करें, शासकों में कौन शासक जो थे वो सबसे प्रतापी शासक के रूप में माना जाता है, तो वो सभी भी आपको लिखना था। अगला सवाल इसमें पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी अब यहाँ पे सवाल 2 टाइप से पूछता है। अब यहाँ पे क्या कि आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में बोला जा रहा है, यानी आपको उसकी आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सांकेतिक मुद्रा नीति था, सांकेतिक मुद्रा नीति जो था उसके आलोचनात्मक परीक्षण करें और उसी के बारे में आपको पूरा लिखना था इसका आंसर। अगला सवाल इसमें पूछा गया है वो है बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में जो भारत की भूमिका वो किस तरह का भूमिका रहा है उसके बारे में आपको आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ याद रखेंगे हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपका अलग अलग टाइप से है। यानी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आपका झारखंड हिस्ट्री से होता है। इसीलिए याद रखिएगा जब आप झारखंड जीके पढ़ते हैं तो सिर्फ पीटी ही नहीं, मेंस में भी इसका वेटेज जो होता है वो प्रभावी होता है। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी देखेंगे जो लास्ट का क्वेश्चन एक होता है वो झारखंड ज्योग्राफी से होता है।
तो इस टाइप से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में देखेंगे वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ता है। साथ ही साथ अगर कहीं बात करेंगे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में भी आपको क्वेश्चन जो है वो झारखंड से मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि झारखंड भी आपको पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पीटी के संदर्भ में ही नहीं पढ़ें, मेंस के तरीके से कह सकते हैं कि उसको तैयारी करें। यहाँ से जो झारखंड हिस्ट्री से जो सवाल पूछा गया है वो सवाल है कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था और बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो अगर बात करें बिरसा आंदोलन, तो एक ऐसा आंदोलन माना जाता है जो कि कह सकते हैं कि ये झारखंड का काफ़ी मुंडा उलगुलान, या तो कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, या बिरसा आंदोलन भी कहते हैं इसे। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन था जो कि झारखंड के एक ऐसे लेवल तक ये आंदोलन गया जो कि कह सकते हैं कि अंग्रेजों को और कई लोगों को इन्होंने कह सकते हैं कि मजबूर भी कर दिया। तो ये काफ़ी प्रभावी कह सकते हैं कि आंदोलन था। और उसमें बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था, यानी कह सकते हैं कि सरदारी आंदोलन के संदर्भ में आपको यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा करते हुए और इसके संदर्भ में आपको आंसर करना है। और उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है कि बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें। तो पहले तो आपको बिरसा आंदोलन जो है वो सरदार आंदोलन से किस प्रकार जो है वो प्रभावित हुआ था उसके बारे में लिखना है। और दूसरा बार में जब अगला हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको लिखना है कि बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करना है। तो ये दो टाइप से कह सकते हैं कि दो टर्मों में इसका आंसर आपको लिखना है। अगला पार्ट हम बात करेंगे वो है सेक्शन ए में हमने देखा हिस्ट्री के क्वेश्चन, सेक्शन बी में हम देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर बात करें तो ये सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में, या तो कह सकते हैं कि खंड बी में। तो खंड बी में अगर बात करें तो खंड बी में जो आता है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। ये भी 100 अंकों का होता है। यहाँ पे भी पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो वो 2-2 अंकों का, यानी 20 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। और फिर 80 नंबर का 2 40-40 अंकों का, 2 कह सकते हैं कि 40-40 अंकों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि लिखना होगा। हालांकि क्वेश्चन 4 होंगे लेकिन 4 में से आपको 2 का आंसर करना है। तो हमने टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, तो 10 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हो गया और 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, यानी 20 तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो 20 का ऑब्जेक्टिव 2-2 अंकों का, यानी 40 अंक यहाँ पे मिल गया। और 80-80 का कह सकते हैं कि 40-40 अंकों का 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। यानी टोटल आंसर लॉन्ग जो क्वेश्चन करना है वो 4 क्वेश्चन, यानी हो गया 160 अंकों का, और 40 अंकों का जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से 200 अंकों का जो होता है वो पेपर 3 होता है। चलिए हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो किस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि तो हम जानते हैं कि ग्रहों के गति के नियम जॉन्स केपलर के द्वारा दिया गया था। जॉन्स केपलर ने सबसे पहले सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह जो वो सूर्य की परिक्रमा करते, तो यहाँ पे केपलर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम के बारे में जॉन्स केपलर नहीं बताया था, जोहानेस केपलर बोला जाता है। तो जोहानेस केपलर या जोहानेस केपलर भी बोल सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन जो है वो आर्द्रता परिमाण है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आर्द्रता परिमाण है। वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, उष्मा की उपस्थिति का, या हवा में नमी की उपस्थिति का। तो हम जानते हैं कि आर्द्रता जो होता है वो हवा में नमी की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता जो परिणाम है वो क्या है, हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है आर्द्रता। अगला सवाल अगर देखा जाए इसमें, तो अगला सवाल जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सिंक होल जो होगा उसी को हम कह सकते हैं कि जो स्थलाकृति कास्ट प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सिंक होल। अगला सवाल है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति जो है वो किस किस राज्य के रूप में देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि असम और केरल जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी असम और केरल। अगला सवाल है कि खनिजों में भारत किस खनिज का विश्व में का सर्वाधिक भंडारक है। यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से कौन सा खनिज है जो कि भारत कह सकते हैं कि इस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी काइनाइट का। क्योंकि हम जानते हैं कि लोहे में तो पहला स्थान पर चीन आता है, कोयले में भी चीन आता है, और मैंगनीज में भी भारत नहीं है पहले नंबर पे। तो पहला नंबर पर जो होगा वो काइनाइट होगा इसका सही आंसर।
अगला सवाल है कि भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी झारखंड। यहाँ पे याद रखेंगे लेटेराइट मृदा, या तो कह सकते हैं कि हालांकि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो लाल लाल मिट्टी जो है वो लाल मृदा जो है वो देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी झारखंड। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग झारखंड होगा। अगला सवाल 7वां पूछा गया कौन जनगणना वर्ष बृहत विभाजक या जनांकीय विभाजक के नाम से जाना जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन था। 1921 को कह सकते कि बृहत विभाजक के रूप में माना जाता है या जनांकीय विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो झारखंड के किस राज्य में, कह सकते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है वो टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में टोडा जनजाति जो है वो मुख्यतः निवास करती है। साथ ही साथ झारखंड के सभी जनजाति 32 जनजाति है, उनके सभी नाम तो आपको पता ही होगा। अगला है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका सही आंसर होगा बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हम जानते हैं कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में एकमात्र ऐसा स्थल है झारखंड का जहाँ पे काली मिट्टी जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो वो है राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे फिर 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें सबसे पहला जो सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कह सकते हैं कि भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, तो उसके बारे में भूकंप विज्ञान के संदर्भ में आपको बताना है। साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में आपको विवेचना करना है इसके बारे में, और कंप्लीट इसको व्याख्या करना है। अगला सवाल है कि वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इसकी व्याख्या करें। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में क्या है कि भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कई सारे ऐसे उद्योग थे जो कि कह सकते हैं कि शुरू में थे ये उत्तर में थे, यानी उत्तरी भारत में ज़्यादातर थे, लेकिन अब क्या कि धीरे धीरे वो दक्षिण भारत की ओर भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको क्या है कि इसके बारे में आपको व्याख्या करना है और इसका सही आंसर लिखना है कि कैसे कैसे और क्या इसका रीजन है, वो भी आपको बताना है। क्योंकि जब मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं तो कई संदर्भ में जो है वो आंसर हमको लिखना होता है। सबसे पहले जो पूछा जा रहा है उसके बारे में लिखें, उसके बाद कह सकते हैं कि उसके बारे में क्या कारण हो सकता है, उसका परिणाम स्वरूप आपको परिणाम लिखना कि आखिर में उसका कंप्लीट जो कह सकते हैं कि जो फाइनल आपका निष्कर्ष निकलता है कि आखिर में क्या हो सकता है, निष्कर्ष लिखना है और आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ आपको उसमें बताना चाहिए। तो क्या है कि जब आप इस टाइप से थोड़ा सा हेडिंग डाल करके और अलग अलग पॉइंट बनाकर जब आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या कि आपको अच्छा अंक मिलता है। फिर अगला सवाल जो बोला गया है वो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत करना है। कि देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत का नगरीकरण जो हुआ वो बड़ा तीव्र गति से हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कि कुछ सकारण और विवरण प्रस्तुत करना है। यानी सकारण विवरण जो है वो आपको प्रस्तुत करना है और इसके बारे में बताना कि आखिर में इसका क्या कारण है। अगला सवाल जो पूछा गया वो है झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या करें। झारखंड में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे अब आपको कई लोग होंगे, हो सकता है यहाँ पे फंसे होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे झारखंड के ग्रामीण अधिवास होते हैं। अब अधिवास क्या हुआ, तो जो भी वस्त्र यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो उन ग्रामीण अधिवासों के बारे में या कह सकते हैं कि ग्रामीण वस्त्रों के बारे में आपको उल्लेख करना था कि कौन से लोग जो है वो कौन कौन से प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते हैं। जैसे जनजातियों में अगर देखा जाए तो ये विशेष प्रचलन है और अलग अलग ढंग के उनके कपड़े होते हैं और उनका अलग अलग नाम भी होता है। कई जनजातियों में कह सकते हैं कि कई जनजातियों में अलग अलग जो होता है वो वस्त्र होता है और उनके नाम भी जो होता है वो अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो उसके बारे में जो है वो सारा चीज़ आपको लिखना था कि कोई भी जनजाति में कह सकते हैं कि जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको बताना था। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ से कई बार सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि और जब आप इस तरह से लिखते हैं आंसर को तो वैसे में क्या है
जब झारखंड के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसके बारे में जब तक आपको पूरे डिटेल से नहीं पता है तब तक आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर पूछा गया कि यहाँ पे झारखंड की ग्रामीण अधिवासियों के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग में देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग परिधान यहाँ पे देखने को मिलता है। संथाल जनजाति में अगर बात करें तो संथाल जनजाति में अलग अलग है, जैसे कुपनी, कांचा, पंची, पढ़ान, दढ़ी, पाटका, ये सभी जो कह सकते हैं कि ये संथाल जनजातियों में परंपरागत परिधानों में अगर देखा जाए तो ये सारे चीज़ आएंगे। कुपनी, कांचा, पंची, पढ़ान या दहड़ी, पाटका, ये सभी जो वो संथाल जनजातियों का परिधान है। वहीं अगर उरांव जनजाति में अगर बात करें तो उरांव जनजातियों में भी कह सकते हैं कि अलग अलग परिधानों का देख सकते हैं कि व्यवस्था है। जैसे उरांव शरीर में जो है वो तोलोंग नामक वस्त्र लपेटे रहते हैं। तो याद रखिएगा, उरांव जो है वो शरीर में तोलोंग नामक वस्त्र जो है वो लपेटे होते हैं, तोलोंग नामक वस्त्र लपेटे होते हैं। और साथ ही साथ ये शरीर के ऊपरी भाग पर चटक रंग वाला दुपट्टा धारण करते हैं। याद रखिएगा, इसमें दो वस्त्र आपको याद रखने हैं, एक है केरिया, एक आता है आपका केरिया और दूसरा आता है खनरिया। एक आता है केरिया, जो कि ये केरिया जो है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है और महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो खनरिया कहा जाता है। उसी तरह से मुंडा जनजाति में क्या कि मुंडा जनजाति में भी अलग अलग परिधानों का प्रचलन है। जैसे पुरुष शरीर के निचले भाग में बटोई पहनते हैं, उसको बटोई कहा जाता है। ये कह सकते कि भगवा के टाइप से होता है, जो कि कह सकते कि एक लंगोट टाइप से पहले जो बनता था, ये तो कह सकते कि भगवा ही धारण करते, उसी को बटोई का कहा जाता है। जबकि बरखी नाम का वस्त्र जो है वो प्रायः 5 मीटर का होता है। तो इसमें एक और वस्त्र जो है वो बरखी है, बरखी, जो कि लगभग माना जाता है कि ये 5 मीटर का लगभग जो वो वस्त्र होता है, 5 मीटर का लगभग वस्त्र होता है। इस तरह से कई सारे वस्त्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ छोटा वस्त्र पिछाड़ी कहा जाता है। स्त्रियां कह सकते कि परिया वाली साड़ी पहनती है, जबकि छोटी लड़कियां जो होती है वो खड़िया पहनती है। खड़िया कह सकते हैं, या तो फिर ये जो अलग अलग नाम मिलता है। जैसे फ्रॉक जो होता है, तो फ्रॉक जो होता है वो फ्रॉक को ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉक टाइप से जो होता है वो कह सकते हैं कि अलग अलग नाम से भी मिलता है, जो लड़कियां लोग पहनती हैं। साथ ही साथ ये वर्षा एवं धूप के बचाव के लिए चातोम यानी बांस की बनी छतरी को चातोम कहा जाता है। चातोम याद रखिएगा, ये भी नाम आपको याद रखना है। चातोम कह सकते हैं कि ये बांस की बनी छतरी होता है। जबकि एक और है चुकुरी। चुकुरी कह सकते हैं कि एक है चातोम और दूसरा है चुकुरी। तो चाकोम जो होता है वो कह सकते हैं कि बांसों की बनी छतरी होता है, इसको हम चातोम कहते हैं। जबकि चुकुरी जो होता है वो गुंग घास की बनी छतरी होती है। इसका बनाने के लिए जो छतरी का प्रयोग किया जाता है वो गुंग नामक घास का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग देखने को मिलता है। उसी तरह से चेरो जनजातियों में अगर देखा जाए तो स्त्रियां झूला नामक ऊपरी वस्त्र पहनती है और साड़ी जिसके हम अधो वस्त्र कहते हैं। तो इस तरह से कई सारे कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। तो और भी कई सारे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला जो हम पेपर लाएंगे, अगला पेपर जो होगा वो पेपर 4 होगा। पेपर 4 हम अगला पेपर जो देखेंगे वो पेपर 4 हम देखेंगे। उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला पेपर जो हम देखेंगे वो इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगला पेपर जो हम बात करेंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, अगला पेपर। तो अगर आप इससे पहले पेपर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार से पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी के आधार पर आप तैयारी भी करें, ताकि जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी तैयारी कर लें उसके बाद मेंस से फिर हम अलग से तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं करें। ऐसी तैयारी करें कि आपका अभी का तैयारी जो कह सकते हैं कि मेंस में भी आपको आगे काम आए। जब आपका होता है क्या कि अगर आपका पीटी निकल भी जाता है अभी और मेंस में अगर बहुत अच्छा से तैयारी नहीं है, या तो राइटिंग कह सकते हैं कि अगर आंसर राइटिंग का बहुत अच्छा से स्किल आपका नहीं है, तो वैसे में क्या होता है कि उस समय आंसर राइटिंग हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से अच्छा अंक हमें नहीं मिलता है। इसीलिए क्या कि राइटिंग सेक्शन आपको अच्छा करना होगा। थोड़ा सा आपको तेज लिखने की आदत डालनी पड़ेगी और कोशिश करें कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप वाइट पेज में लिखें। जब आप आंसर राइटिंग लिखें तो वाइट पेपर में लिखें, ताकि आपका आंसर राइटिंग जो है वो अच्छा हो
और अच्छा लिखने में आदत आपका अभी से ही रहे। तो आंसर राइटिंग का कम से कम एक क्वेश्चन डेली आप जरूर आंसर राइटिंग भी करें। हालांकि अभी पीटी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी तो फिलहाल आपको पीटी के संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन जो वो डेली कम से कम आंसर राइटिंग अभी भी करना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम, जब पीटी आपका एग्जाम जब एक महीने बच जाता है, जब पीटी के एक मंथ आपको बच जाता है, उसके बाद क्या कि आप कह सकते हैं कि मार्च तक आप आंसर राइटिंग मेंस का कर सकते हैं। अप्रैल पूरा आप पीटी पढ़ लें और फिर कह सकते हैं कि जैसे आपका मई में एग्जाम होता है, और अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है, हम कामना करेंगे कि सभी का एग्जाम अच्छा जाए और आप अच्छे से मेहनत करें और आप भी सफल हों। तो जब आपका एग्जाम अच्छा चल जाता है, उसके बाद क्या है कि आप अच्छे से तैयारी करें और मेंस लिखें और आंसर राइटिंग जो है वो अच्छे से तैयारी करें, तभी आप आगे चल करके और मेंस आपका अच्छा होगा और अच्छा अंक तभी आपका मेंस में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।